हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 7 नियंत्रण एवं समन्वय। यानी कि हम हमारे शरीर पर कैसे नियंत्रण रख सकते हैं, पादप अपने शरीर पर कैसे नियंत्रण करते हैं, कैसे आपस में तालमेल बिठाते हैं, यानी कि अपने आप में समन्वय करते हैं। तो यही सब कुछ हमें हमारे इस अध्याय के अंदर पढ़ना है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें जंतु तंत्रिका तंत्र की। देखो बच्चों, तंत्रिका तंत्र जो होता है ये बना होता है न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका कोशिका के द्वारा। न्यूरॉन या इसी को बोलते हैं हम तंत्रिका कोशिका। बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं आपस में मिलकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं। तो यहां देखो बच्चों, ये जो तंत्रिका तंत्र है ये उत्तक तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है और यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संवहन में विशिष्टीकृत है। यानी कि मान लो बच्चों, जैसे मान लो मुझे मेरा हाथ हिलाना है, तो इस हाथ को हिलाने के लिए यहां से अपने मस्तिष्क से यहां तक कोई सूचना पहुंची होगी, तभी मैंने मेरे हाथ को हिलाया। ये जो सूचनाएं जो है, सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का जो काम होता है वो होता है हमारे तंत्रिका तंत्र का। ये हमारे तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई कह सकता हूं मैं, जिसको हम कहते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन के दो भाग होते हैं, एक तो इसका ये भाग और एक इसका ये भाग। इसके जो आगे का भाग है, यहाँ जो इसकी अलग अलग शाखाएं निकली हुई हैं, इन्हें बोलते हैं ध्रुमिका और इसके इस भाग को बोलते हैं एक्सोन। और ये आपस में जुड़े रहते हैं। अब हम बात करते हैं तंत्रिका तंत्र की। देखो बच्चों, तंत्रिका तंत्र जो है हमने इसे 3 भागों में बांट रखा है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। सबसे पहले हम पढ़ेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। देखो बच्चों, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को हमने 2 भागों में बांट रखा है, मानव मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मानव मस्तिष्क और मेरुरज्जु। ये जो मस्तिष्क है ना बच्चों, इसे किंग ऑफ बॉडी यानी कि शरीर का राजा भी कहा जाता है। मस्तिष्क को हमने 3 भागों में बांट रखा है। एक तो होता है हमारा अग्र मस्तिष्क, एक होता है हमारा पश्च मस्तिष्क और एक होता है हमारा मध्य मस्तिष्क। तो मस्तिष्क को हमने कितने भागों में बांट रखा है? 3। कौन कौन से? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। और इन तीनों भागों का काम बच्चों अलग अलग होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं अग्र मस्तिष्क की, तो अग्र मस्तिष्क का जो बच्चों काम होता है सोचना, यानी कि सोचना, समझना, चिंता करना, मनन करना, या हमारे शरीर की जितनी भी ऐच्छिक क्रियाएं हैं, ऐच्छिक मतलब जिन पर हमारा नियंत्रण रहता है, इन सभी क्रियाओं का जो नियंत्रण केंद्र होता है वो होता है बच्चों अग्र मस्तिष्क के पास। ऐसे ही जब मैं बात करता हूं मध्य मस्तिष्क की, तो मध्य मस्तिष्क का काम होता है बच्चों देखना व सुनना। देखने व सुनने पे जो कंट्रोल होता है वो करता है बच्चों मध्य मस्तिष्क। और अगर मैं बात करूं पश्च मस्तिष्क की, तो बच्चों देखो, जो पश्च मस्तिष्क है, इस पश्च मस्तिष्क में स्थित मेडुला जो होता है वो हमारे शरीर की अनैच्छिक जो क्रियाएं हैं उन पर नियंत्रण रखता है। अनैच्छिक क्रियाएं यानी कि हृदय का धड़कना, उल्टी आना, आंखों की पलकों का झपकना, ये सारी होती है बच्चों अनैच्छिक क्रियाएं। तो अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है पश्च मस्तिष्क में उपस्थित मेडुला। ऐसे ही पश्च मस्तिष्क में उपस्थित होता है अनुमस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क का ही एक भाग है अनुमस्तिष्क। ये हमारे शरीर में समन्वय बनाकर रखने का काम करता है, यानी कि चलना फिरना, एक सीधी रेखा में चलना, इन सब पे चीजों पे कंट्रोल किसका होता है? हमारे अनुमस्तिष्क का। जैसा कि ये देखो, यहां हमने मस्तिष्क को 3 भागों में बांट दिया। एक तो है प्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और हमारा पश्च मस्तिष्क। और पश्च मस्तिष्क को मैंने फिर 2 भागों में बांट दिया। इसमें जो मेडुला था ये हमारे शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं पे नियंत्रण करता है, जबकि अनुमस्तिष्क हमारे शरीर में समन्वय बनाकर रखता है। प्र मस्तिष्क जो है सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है, इसका काम होता है सोचना। और हमारे पूरे मस्तिष्क का लगभग 2/3 भाग जो होता है वो प्र मस्तिष्क ही होता है। 2/3 या मैं से बोलूं लगभग 60% हिस्सा जो होता है वो क्या होता है? प्र मस्तिष्क ही होता है।
जिस व्यक्ति में प्रमस्तिष्क जितना बड़ा होता है वो उतना ही बुद्धिमान होता है। इसी तरह मध्य मस्तिष्क का काम क्या था? देखना व सुनना, इनको कंट्रोल करने का काम किसका था? मध्य मस्तिष्क का। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को हमने दो भागों में बांटा था, एक तो था हमारा मस्तिष्क और दूसरा है हमारा मेरुरज्जु। देखो बच्चों, इस मेरुरज्जु को हमारे शरीर का सेकंड ब्रेन यानी कि दूसरा मस्तिष्क भी कहते हैं। सेकंड ब्रेन यानी कि दूसरा मस्तिष्क भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चों ये बिल्कुल मस्तिष्क की तरह ही काम करता है। मेरुरज्जु से टोटल 31 प्रकार की तंत्रिकाएं निकलती हैं, यानी कि अगर हम देखें तो 31 हमारे इस तरफ और 31 यानी कि 31 जोड़ी जो तंत्रिकाएं हैं उनसे मिलकर हमारा क्या बना होता है? मेरुरज्जु बना होता है। और इस मेरुरज्जु का काम होता है प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करना। तो अच्छा बच्चों, ये प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं? जो अचानक किसी एक्शन का जब अपने रिएक्शन देते हैं तो बच्चों वो होती है प्रतिवर्ती क्रियाएं। जैसे मान लो आप कहीं चल रहे हो, अगर चलते चलते अचानक आपके पैर में कांटा लग जाए तो अपना आपका जो पैर होता है वो अपने आप ऊपर उठता है, तो उस एक्शन का क्या था? रिएक्शन था। अचानक आप किसी गर्म चीज को छू लेते हो तो आपका हाथ अपने आप पीछे आता है, तो उस एक्शन का क्या था? रिएक्शन। आप किसी भीड़ में चल रहे हैं, भीड़ में चलते चलते आपको अगर कोई पीछे से आवाज मारेगा, आपका नाम पुकारेगा, तो आप तुरंत पलट के देखते हो, तो ये भी क्या है बच्चों? एक्शन का रिएक्शन। तो इन सब चीजों को कंट्रोल करने का काम किसका था? मेरुरज्जु का। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र, जो हमारे इस पूरे तंत्रिका तंत्र की परिधि का निर्माण करता है। तो इसके अंदर बच्चों हमने अभी देखा जो मेरुरज्जु था उसकी 31 जोड़ी, ऐसे ही हमारे मस्तिष्क की 12 जोड़ी, ये दोनों आपस में मिलकर किसका निर्माण करती है? परिधीय तंत्रिका तंत्र का। तो यहां देखो, परिधीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाओं तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरी तंत्रिकाओं से बना होता है। इनकी संख्या होती है बच्चों 31 जोड़ी और इनकी संख्या होती है बच्चों 12 जोड़ी, और ये आपस में मिलकर किसका निर्माण करती हैं? परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं। तीसरा है बच्चों स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। नाम से स्पष्ट है, स्वायत्त मतलब हमारे शरीर की जितनी भी ऐच्छिक क्रियाएं हैं उन पर नियंत्रण करने का काम कौन करता है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब हम बात करते हैं पादपों में समन्वय, कि पादप आपस में कैसे तालमेल बनाकर रखते हैं। क्योंकि देखो बच्चों, हमें पता है पादपों में न तो पेशियां होती हैं, ये देखो हम कह सकते हैं कि देखो जंतु जो होते हैं तो शरीर की क्रियाओं के नियंत्रण तथा समन्वय के लिए जंतुओं में तंत्रिका तंत्र होता है, लेकिन पादपों में कोई भी प्रकार का तंत्रिका तंत्र उपस्थित नहीं होता, न ही कोई पेशियां होती हैं। तो प्रश्न बनता है कि जो पादप होते हैं वो अपने आप को या अपने शरीर को कैसे नियंत्रित करते हैं? तो उनका नियंत्रण डिपेंड करता है, निर्भर करता है उनकी लंबाई की उनकी जो पादप है उसकी लंबाई के बढ़ने पे, उसकी लंबाई की वृद्धि पर निर्भर करता है। जैसे कि यहाँ देखो, उद्दीपनों के लिए तत्काल अनुक्रियाएं, कैसे ही वो अचानक हाथों हाथ रिएक्ट करते हैं। जैसे आपने बच्चों एक देखा होगा छुई मुई का पादप, हम जैसे ही उसको छूते हैं वो सिकुड़ जाता है, तो उसके अंदर ये अचानक जो रिएक्शन था बिना तंत्रिका तंत्र के कैसे हुआ? तो बच्चों जो पादप होते हैं वो अपने अंदर ये काम जल को नियंत्रित करके या जल की मात्रा को परिवर्तित करके करते हैं, और मात्रा को परिवर्तित करके अपनी आकृति बदल लेते हैं। परिणाम स्वरूप जैसे फूलने या सिकुड़ने में उनका क्या होता है? आकार बदल जाता है, क्योंकि इनके अंदर भी हमें पता है न तो तंत्रिकाएं उपस्थित हैं और न ही कोई पेशियां उपस्थित है। ये सिर्फ अपने अंदर पानी के बहाव को या संवहन को कंट्रोल करके ये सब काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। वृद्धि के कारण, अगर मैं देखूं बच्चों पादपों में वृद्धि के कारण क्या होते हैं? जैसे जंतुओं के अंदर हार्मोन्स होते हैं, वैसे ही पादपों के अंदर भी हार्मोन्स होते हैं, और यहाँ वृद्धि के लिए कुल हमारे पास 3 प्रकार के हार्मोन होते हैं जो पादपों में अलग अलग स्थानों में वृद्धि के लिए जरूरी होते हैं, जैसे कि ऑक्सीन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। ये 3 जो हार्मोन है बच्चों, ये तो पादपों में
पादपों की लंबाई में वृद्धि करते हैं, जबकि हमारे पास एक हार्मोन है एबिसिक अम्ल। इस हार्मोन का काम होता है बच्चों पादपों की वृद्धि को रोकना। तो टोटल पादपों में 4 हार्मोन देखे हमने, कौन कौन से आगे हमारे, जिब्रेलिन, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। ये जो तीनों थे ये तो क्या करते हैं, अलग अलग जगहों पर वृद्धि करने का काम करते हैं, जैसे कि ऑक्सिन और ये दोनों है तने की वृद्धि में सहायक होते हैं, जबकि साइटोकाइनिन जो है विभाजन को प्रेरित करता है और इसलिए इसकी शाखाओं की लंबाई को क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। जबकि एबिसिक अम्ल क्या काम करता है, इसको रोकने वाला है, यानी कि इसकी गति को मंद करता है। आगे बढ़ते हैं, जंतुओं के हार्मोन। अभी हमने बात की बच्चों पादपों के हार्मोन की, अब जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा जंतुओं में हार्मोन्स। देखो बच्चों होता क्या है, हमारे शरीर में ग्रंथियां पाई जाती हैं। ग्रंथियां होती हैं 3 प्रकार की, अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। उनमें से हम पहले पढ़ते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि वे ग्रंथियां होती है जो हार्मोन का स्त्रावण करती हैं। उन ग्रंथियों को क्या कहा जाता है, अंतःस्रावी ग्रंथियां। देखो बच्चों हमारे शरीर पर नियंत्रण रखने का काम एक तो हमारा मस्तिष्क करता है और दूसरा हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन्स की सहायता से करती हैं। तो अब हमारा चैप्टर है जंतुओं में हार्मोन, तो हमें पता होना चाहिए अंतःस्रावी ग्रंथियों का। जैसे कि देखो बच्चों यहाँ हमारे मस्तिष्क के अंदर होती है पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि और हाइपोथैलेमस। ये जो पीयूष ग्रंथि है ये हमारी वृद्धि को नियंत्रित करती है। पिनियल ग्रंथि जो होती है हमारे जो रोजमर्रा के कार्य हैं उन्हें नियंत्रित करती है, हमारे सोने और जागने के समय को नियंत्रित करती है। हाइपोथैलेमस जो है वो हमें भूख प्यास का एहसास करवाता है। जो आउटू ग्रंथि होती है ये हमारे मानसिक विकास में सहायता करती है। परावटू जो ग्रंथि है ये हमारे हड्डियों को मांसपेशियों को मजबूती देने का काम करती है। थाइमस ग्रंथि जो है वो प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है। इसके बाद अधिवृक्क ग्रंथि जो है ये बच्चों कभी कभी क्या होता है, जैसे कोई अचानक से एबनॉर्मल कंडीशन अगर अपने बोले यानी कि असामान्य परिस्थितियां बन जाती हैं, तो उस समय अचानक से निर्णय लेने के लिए जो ग्रंथि काम आती है वो होती है अधिवृक्क ग्रंथि। एक होती है बच्चों अग्नाशय ग्रंथि। इस अग्नाशय ग्रंथि का काम आता है बच्चों हमारे शरीर में जो ग्लूकोज बनता है उसको नियंत्रित करना, और इसमें अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन होता है इंसुलिन, वो सहायता करता है। ये तो स्त्री और पुरुष दोनों में सेम थे, एक जैसे थे। अब जब मैं बात करता हूं तो पुरुषों में पाई जाती है वृषण ग्रंथियां, जबकि महिलाओं में पाई जाती है अंडाशय ग्रंथियां। वृषण ग्रंथियों का काम होता है स्पर्म का निर्माण करना, शुक्राणुओं का निर्माण करना, और अंडाशय ग्रंथियों का काम होता है अंडाणुओं का निर्माण करना। अब बच्चों हम इनके हार्मोन्स के बारे में देखेंगे, जैसे कि आउटू ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावण करती है, और ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है इसके लिए आयोडीन एक आवश्यक तत्व है, और ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है ये हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का हमारे शरीर में नियंत्रण करता है, ताकि वृद्धि के लिए उत्कृष्ट संतुलन उपलब्ध कराया जा सके। इसके अलावा बात करूं पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन में एक वृद्धि हार्मोन भी होता है। इस वृद्धि हार्मोन को बच्चों हम बोलते हैं सोमेटोस्टेनिन हार्मोन। इसे ही हम क्या कहते हैं, सोमेटोस्टेनिन हार्मोन, या इसी का दूसरा नाम होता है वृद्धि हार्मोन। नाम से स्पष्ट है, तो ये क्या करेगा, हमारे शरीर में वृद्धि को नियंत्रित करेगा, इसीलिए इसे वृद्धि हार्मोन कहा जाता है। अच्छा, इसके अलावा अगर अपने बात करें बच्चों, नर के अंदर, पुरुषों के अंदर टेस्टोस्टेरोन तथा मादा के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण होता है। ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है बच्चों, ये महिलाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को उत्पन्न करने में सहायता करता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण मतलब आवाज का पतला होना, स्तनों का विकास होना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, रजोधर्म का प्रारंभ होना, ये सब क्या होते हैं महिलाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षण।
जबकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का काम होता है पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को उत्पन्न करना, यानी कि आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूंछ का आना। आगे चलते हैं, इंसुलिन हार्मोन। बच्चों इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण करती है हमारी अग्नाशय ग्रंथियां। अग्नाशय ग्रंथियां, देखो बच्चों अग्नाशय ग्रंथि जो है ये एक मिश्रित ग्रंथि होती है, यानी कि यह अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथि दोनों की तरह व्यवहार करती है। अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह व्यवहार करने के लिए यह एक हार्मोन इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण करती है। ये जो इंसुलिन हार्मोन है हमारे शरीर में ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज, इस ग्लूकोज को परिवर्तित करती है ग्लाइकोजन के अंदर, इसे परिवर्तित करती है ग्लाइकोजन के अंदर। और ये जो ग्लाइकोजन है ये हमारे यकृत यानी कि लीवर के अंदर संचित हो जाता है, यानी कि ग्लूकोज को किसमें परिवर्तित कर रहे हैं, ग्लाइकोजन में। अगर इस इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण कम हो जाए तो बच्चों अगर इसका स्त्रावण कम हो गया तो ये काम नहीं हो पाता, यानी कि हमारे रक्त के अंदर ग्लूकोज की मात्रा का स्तर बढ़ जाता है और उस स्थिति को बोला जाता है मधुमेह। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मधुमेह या जिसको अपने डायबिटीज भी बोलते हैं, मधुमेह रोग किस कारण होता है, तो इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। तो ये सब कुछ बच्चों अपने यहां लिख कर देख लेते हैं एक बार। इंसुलिन हार्मोन एक हार्मोन है इंसुलिन, जिसका उत्पादन अग्नाशय में होता है और जो रुधिर में शर्करा यानी कि ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट स्तर को नियंत्रित करने में सहायता करता है। यदि यह उचित मात्रा में स्रावित नहीं होता है तो रुधिर में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है और कई हानिकारक प्रभाव का कारण बनता है, यानी कि मधुमेह का कारण बनता है। तो बच्चों ये था हमारा आज का अध्याय नियंत्रण एवं समन्वय। इस अध्याय के अंदर हमने ये देखा कि कैसे हम हमारे शरीर पर नियंत्रण रख सकते हैं, कौन कौन सी चीजें हमें हमारे शरीर पर नियंत्रण रखने में सहायता करती हैं, और यही बात हमने पादपों में भी देखी। और हम मिलते हैं हमारी अगली क्लास में अगले अध्याय के साथ। धन्यवाद।